गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस वन इज रोटेशनल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ख़ास बात यह है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा तो डेफिनेटली हमारे पुराने चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से रिवाइज होने वाले हैं। और अगर मैं जेईई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम हर साल जेईई एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इवन कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 4 से 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जेईई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए और अच्छे से इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलरली होमवर्क करना। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली हैं जिन टर्मिनोलॉजी से हम बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हैं। तो अगर हम रेगुलरली होमवर्क करते रहेंगे और अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डाउट्स पूछते रहेंगे तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ख़ास बात इस चैप्टर की जो ब्यूटी है ना वो ये है कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कवर किया तो मैकेनिक्स के पुराने चैप्टर्स में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के वो डेफिनेटली और बेटर होने वाली है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, इन सब की चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी, मतलब रिजिड बॉडी क्या है। तो जरा ध्यान से देखें, ये कोई एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है और सपोज इस बॉडी के ऊपर मैं कोई भी रैंडमली 2 पार्टिकल कंसिडर करता हूं B एंड A। सपोज इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको 5 मीटर दी हुई है। तो अब मैं बॉडी पर चाहे कितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करूं, चाहे ये बॉडी कैसा भी मोशन परफॉर्म करे, अगर इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये एक रिजिड बॉडी है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गिवन बॉडी में किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं होता तो वो एक रिजिड बॉडी की कंडीशन को फुलफिल करता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी बॉडी किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो सारी उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो कि किसी भी रिजिड बॉडी की होती है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, हमारे पास एक रिंग है। क्या है? एक रिंग। और सपोज ये रिंग फिक्स्ड है और इस रिंग का मास है कैपिटल M और 2 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है। दोनों ही पार्टिकल का मास m है और सपोज दोनों ही पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं और खास बात कि दोनों ही पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या है? सेम है। अब अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ, सपोज ये पार्टिकल A और ये पार्टिकल B, कि पार्टिकल A प्लस B क्या ये एक रिजिड बॉडी है? तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये दोनों ही पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो इन 2 पार्टिकल्स के बीच का जो ये सेपरेशन है जो कि इस समय ये √2r है, वेयर r इज व्हाट? द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये सेपरेशन कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। और अभी हम देख चुके हैं कि रिजिड बॉडी की कंडीशन क्या थी कि 2 पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं A और B के बीच की दूरी जो कि कभी भी चेंज नहीं हो रही वो एक रिजिड बॉडी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब A प्लस B रिजिड बॉडी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि A प्लस B मतलब ये दोनों पार्टिकल प्लस रिंग, क्या ये एक रिजिड बॉडी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं? तो हम ये तो देख चुके हैं कि A और B के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर A प्लस B प्लस रिंग की बात की जाए तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक रिजिड बॉडी है? नहीं, ये एक रिजिड बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखना, सपोज मैं इस रिंग के ऊपर
कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूं, तो जब ये पार्टिकल ए इधर मूव करेगा तो इस रिंग के पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ इसका सेपरेशन टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट करेगा तो पहले ये सेपरेशन कम होगा और फिर उसके बाद ये सेपरेशन बढ़ेगा। मतलब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि रिंग के किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल से ए और बी का सेपरेशन समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम हम एक रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक ब्लॉक का मास m1 और दूसरे ब्लॉक का मास m2। सपोज किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है। ब्लॉक m1 की वेलोसिटी भी v है और जो ब्लॉक m2 है उसकी वेलोसिटी भी v है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको देखकर के समझ में आ रहा होगा कि इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब सॉरी इन ब्लॉक्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या ये रिजिड बॉडी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब कि इस इंस्टेंट पर जब इन दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम है, इस इंस्टेंट पर हम इसे एज अ रिजिड बॉडी ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि रिजिड बॉडी का मतलब है कि किसी भी गिवन बॉडी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इसे अब एक मैथमेटिकल कंडीशन देखते हैं कि जिसे हम देख करके बता पाए कि ये रिजिड बॉडी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है। सपोज इस बॉडी के ऊपर मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, दिस इज द पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 1। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पॉइंट 2 का वेलोसिटी v2 है और पॉइंट 1 का वेलोसिटी v1 है। ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने ये देखा कि पॉइंट 2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो पॉइंट 1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या v1 और v2 में रिलेशन होना चाहिए कि ये गिवन बॉडी रिजिड बॉडी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जरा ध्यान से देखें। सपोज मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ज्वाइन करती हुई आ रही है। सपोज ये जो v2 वेक्टर है वो इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज θ2 और जो वेलोसिटी वेक्टर v1 है वो इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, θ1। तो अब मैं यहां पर वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं। सपोज ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा इस समय v2 cos θ2 और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v2 sin θ2। उसी तरीके से वेलोसिटी v1 वेक्टर का वो कंपोनेंट जो लाइन के अलोंग है वो क्या हुआ v1 cos θ1 और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो क्या हुआ v1 sin θ1। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक ऑब्जर्वर पॉइंट 1 पर बैठ के पॉइंट 2 को देखेगा तो उसे क्या वेलोसिटी नजर आएगी? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट 1 के फ्रेम में पॉइंट 2 की वेलोसिटी बताओ। मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1। और ये हम रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1। मतलब कि हमें पॉइंट 1 की वेलोसिटी को रिवर्स करके पॉइंट 2 में ऐड करना है। तो अब हम बात करते हैं कि इन फ्रेम ऑफ पॉइंट 1 अगर हम पॉइंट 1 के फ्रेम में पॉइंट 2 की वेलोसिटी को देखेंगे तो हमें पॉइंट 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके पॉइंट 2 में ऐड करना होगा। तो जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने। ये पॉइंट 1 ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो हमारे लिए पॉइंट रेस्ट पे हो गया और ये है पॉइंट 2। अगर मैं
लाइन के अलोंग वाले कंपोनेंट की बात करूं तो अभी लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या था, v2 cos θ2। अगर मैं इस कंपोनेंट को उल्टा करके इसमें ऐड करूंगा तो अलोंग दिस लाइन जो नेट कंपोनेंट होगा वो क्या बचेगा, v2 cos θ2 माइनस ऑफ v1 cos θ1। और उसी तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, जरा वो भी देख लेते हैं। ये आएगा आपका v2 sin θ2 प्लस v1 sin θ1। अब आप ध्यान से देखें जरा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग है इसे मैं रेडियल कंपोनेंट बोल सकता हूं, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसे मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल सकता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि रेडियल कंपोनेंट जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन को चेंज करेगा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये वाला वो क्या करेगा, वो इसको रोटेट करेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे किसकी, रिजिड बॉडी की, और रिजिड बॉडी में हम एक बात तो जानते ही हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो गारंटी है इस बात की कि इस पॉइंट के अलोंग, सॉरी इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी निकल के आई है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब हम ये कह सकते हैं इस रिजल्ट से कि v2 cos θ2 बराबर किसके होगा, v1 cos θ1 के। मतलब रिजिड बॉडी में जब भी हम एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि लाइन के अलोंग है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये है वो कंडीशन जो अभी हम बता रहे थे रिजिड बॉडी को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिजिड बॉडी अगर प्लेनर मोशन परफॉर्म कर रही है तो किसी भी एक पॉइंट का मोशन दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सर्कुलर होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम यहाँ पर रिजिड बॉडी की दूसरी कंडीशन देखने जा रहे हैं। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देखें। सपोज मैं यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी कंसिडर करता हूँ, और इस बॉडी के ऊपर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3 एंड दिस इज द पॉइंट 1। इसको मैंने बोला ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है आपका r1 वेक्टर और ये वेक्टर है आपका r2 वेक्टर। अब ध्यान से देखना, सपोज अगर इस बॉडी को मैंने थीटा एंगल घुमाया तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताएं कि ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है या जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं r2 वेक्टर, वो r2 वेक्टर कितना एंगल घूमेगा? क्या वो भी उतना ही एंगल घूमेगा जितना ये बॉडी घूमी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है और दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या हर लाइन सेम एंगल से रोटेट करेगा? बिल्कुल। उसी तरीके से ये जो r1 वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये r1 वेक्टर कितना रोटेट करेगा? क्या ये भी थीटा ही रोटेट करेगा? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइन सेम एंगल से रोटेट हुई, जितना बॉडी रोटेट हुआ एग्जैक्टली उतना ही हर लाइन रोटेट हुआ। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट 2 का 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं या फिर मैं एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट 3 का 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं, ये दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं। मतलब कि किसी भी गिवन रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा सेम आएगा। अब बात ये आती है कि सर आपने तो बताया कि एंगल सेम है, तो एंगल से एंगुलर वेलोसिटी को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया, जो कि हम ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? एंगुलर वेलोसिटी। तो बिल्कुल वही बात, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल अगर सेम है तो इसका मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं यहां पर दो लाइन ड्रॉ करता हूं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
सपोज इस वर्टिकल लाइन पे मैंने इस तरीके से एरो बनाया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस समय ये एरो कहाँ पॉइंटेड है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सपोज मैं इस बॉडी को 90 डिग्री रोटेट कर दूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बताएं कि ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन कितना एंगल रोटेट हुई, जो कि वर्टिकल है? क्या ये भी उतना ही एंगल रोटेट होगी जितना बॉडी है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। और अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपने इस बॉडी को 90 डिग्री रोटेट किया तो कितना रोटेट हुआ? क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस समय 90 डिग्री रोटेट हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि अगर रिजिड बॉडी है तो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। तो इस बॉडी के ऊपर अगर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी तो वो लाइन भी उतना ही एंगल रोटेट होगा जितना कि वो गिवन बॉडी रोटेट हुई है। और अगर एंगल सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल भी सेम होगा। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1 वही होगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 3 विद रेस्पेक्ट टू 1 होगा। तो किसी भी गिवन रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी को हम एज अ एक सिंगल टर्म डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट को हम यहां क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम होगी, और उस एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हम वही लिख सकते हैं जो किसका एंगुलर वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे कि सपोज ये कोई बॉडी कंसिडर किया, पॉइंट 1 के फ्रेम में अगर मैं पॉइंट 2 की वेलोसिटी फाइंड करूं, और अगर ये रिजिड बॉडी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट 1 के फ्रेम में पॉइंट 2 का जो वेलोसिटी आएगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सपोज वो नेट वेलोसिटी जो आया वो इस डायरेक्शन में आया, और ये जो डिस्टेंस है वो L है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताएं कि एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट 2 का 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे 2 का 1 के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा v/L। अगर मैं आपसे डायरेक्शन भी पूछूं तो डायरेक्शन हमने सर्कुलर मोशन में सीखा था। किससे निकालते थे? बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल। अगर पॉइंट 1 के फ्रेम में आप पॉइंट 2 को देखेंगे तो बताएं पॉइंट 2 किस सेंस में रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? तो ध्यान से देखें, क्या ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है? और अगर ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो ये सेंस है आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब ओमेगा किस डायरेक्शन में आएगा? आउटवर्ड द प्लेन या इनवर्ड द प्लेन? आउटवर्ड द प्लेन। तो अगर आउटवर्ड द प्लेन है तो इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? प्लस के कैप। मैंने यहां पर अभी क्या किया? एंगुलर वेलोसिटी निकाला 2 की 1 के फ्रेम में। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि नहीं मुझे पॉइंट 2 की एंगुलर वेलोसिटी नहीं चाहिए 1 के फ्रेम में, मुझे पॉइंट 1 की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए 2 के फ्रेम में, तो अगर मैं 2 के फ्रेम से 1 को देखूंगा, अगर मैं 2 के फ्रेम से 1 को देखूंगा तो आप मुझे एक बात बताएं, ये जो 1 पॉइंट है वो कहां जाता हुआ नजर जाएगा? ऊपर या नीचे? तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पॉइंट 1 की वेलोसिटी 2 के फ्रेम में बताओ, तो आप एक बात ऑलरेडी जानते हैं, ये पढ़ चुके भी हैं रिलेटिव में, कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अगर 1 के फ्रेम में 2 की वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है तो 2 के फ्रेम में 1 की वेलोसिटी नीचे होगी। नहीं आया समझ में? मतलब कि अगर पॉइंट 2 के फ्रेम में 1 को देखूंगा तो 1 पॉइंट मुझे नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी 2 की 1 के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसको आप क्या लिखेंगे? v इज द वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन l। तो मैग्नीट्यूड सेम आया। अब बात आती है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो ये जनरल कंफ्यूजन रहता है, जैसा कि हमें ऐसा फील आता है कि जो रिलेशन वेलोसिटी में है
वही रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी में होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे वो रिलेशन नहीं आएगा। अगर मैं 0.2 के फ्रेम में 0.1 की बात करूं तो इस समय जो 0.1 है वो नीचे जा रहा है, मतलब 0.2 के फ्रेम में ये कैसा सेंस ऑफ रोटेशन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो इसका मतलब के कैप। तो यहां से देख करके समझ में आया कि चाहे मैं एंगुलर वेलोसिटी 0.2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालूं, चाहे मैं एंगुलर वेलोसिटी 0.1 का 2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं, वो दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी आप किसी भी एक के फ्रेम में जाके दूसरे का कैलकुलेट कर लो, चाहे 1 के फ्रेम में 2 का, चाहे 2 के फ्रेम में 1 का, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। तो इसका मतलब कि रिजिड बॉडी पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो यहां हम अलग अलग पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्यों निकाले, हम यहां पे सिंपल सा एक टर्म ही डिफाइन कर देते हैं, ओमेगा नॉट, और हम ये बोल देंगे दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, क्योंकि हर पॉइंट सेम ओमेगा से ही तो रोटेट हो रहा है। तो आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना कि एवरी पार्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका हम आगे चैप्टर में लगातार यूज करेंगे, तो ध्यान से सुनना। एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी हैज अ सेम एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो अभी तक हमने रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उन सभी प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब है कि उस गिवन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस समय के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर कोई भी रिजिड बॉडी प्लेनर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक पॉइंट का मोशन दूसरे पॉइंट के फ्रेम में हमेशा कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और जो लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो काफी इंपॉर्टेंट है कि रिजिड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा और वो एंगुलर वेलोसिटी वही होगा जो कि रिजिड बॉडी का है। तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमें हर टाइप के मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अगर कोई भी रिजिड बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम किस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जरा ध्यान से देखें, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो कि हम कहते हैं कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस बॉडी के ऊपर सपोज मैं यहां एक पॉइंट ए कंसिडर करता हूं और इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है ना तो गारंटी है इस बात की इस बॉडी के ऊपर मैं यहां पर कोई भी पॉइंट कहीं भी कंसिडर कर लूं, किसी भी ओरिएंटेशन में कंसिडर करूं, हर पॉइंट का वेलोसिटी इस गिवन इंस्टेंट पर सेम होगा। मतलब सपोज किसी ने कहा कि सर हमने यहां पर एक पॉइंट बी कंसिडर किया, तो आप ये बताएं कि पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको यहाँ पर देखकर समझ में आएगा कि यहाँ पॉइंट बी का वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट सी लेता हूं तो उसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का वेलोसिटी किसी भी गिवन इंस्टेंट पर सेम होता है। जैसे कि अगर सपोज आफ्टर सम टाइम ये बॉडी यहां पहुंच गई, ठीक, और मान लो इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो गारंटी है इस बात की कि मैं यहां पे चाहे पॉइंट बी कंसिडर कर लूं, चाहे मैं पॉइंट सी कंसिडर कर लूं, हर पॉइंट इस समय 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और अगर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम है तो हम एक बात तो जानते ही हैं, क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस गिवन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन किसी भी गिवन इंस्टेंट पे क्या होगा? सेम होगा। अगर आप पॉइंट ए के पाथ को देखेंगे तो पॉइंट ए का पाथ कुछ ऐसा है, अगर पॉइंट बी के पाथ को देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, और पॉइंट सी के पाथ को देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा।
अगर हर एक इंस्टेंट पर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है तो क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? मतलब कि यहां पर पॉइंट ए ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्या पॉइंट बी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम है। तो यहां से हमें एक बात और समझ आ गई कि हर एक पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी पर जो कि ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, हर एक पॉइंट का मोशन एग्जैक्टली एक जैसा होगा। हर एक पॉइंट किसी भी गिवन इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हम यहां पे सीधे सीधे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम इस केस में अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी डिस्क्राइब करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस रिजिड बॉडी को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रही है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन इंस्टेंट, तो ये पार्टिकल भी इस समय 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है विद अ मास ऑफ m। तो जरा ध्यान से देखें, जब हमें मोमेंटम लिखना होता है तो मोमेंटम लिखने का तरीका होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, तो हम यहां पे सीधे सीधे लिख सकते हैं m, दिस इज द टोटल मास, इंटू v। तो अब आपको यहां पे ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि ये जो वेलोसिटी आपने दी है ये किस पॉइंट की है, क्योंकि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी गिवन इंस्टेंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज m इंटू वी। और सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बोले या वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट बोले, क्योंकि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो उस गिवन बॉडी का है। अब हम यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सिस की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और मैं उस गिवन बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर दूं, तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशनल मोशन उस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। जरा इस बात को समझते हैं। जैसे कि ये बॉडी मैंने कंसिडर किया, ठीक, और मैंने इस बॉडी के ऊपर एक ये रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिया, जो कि आपको इस समय दिखाई दे रहा है कि ये रेफरेंस एक्सिस इस समय अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो अगर ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो इस एक्सिस का ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि आफ्टर सम टाइम मैंने देखा कि ये बॉडी यहां पहुंच चुका है, तो अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो अभी भी रेफरेंस एक्सिस का ओरिएंटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इस गिवन इंस्टेंट पर ये जो एक्सिस है ये अभी भी ऊपर के डायरेक्शन में ही ओरिएंटेटेड है। मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसलेशनल मोशन एक्सिस का ओरिएंटेशन भी कभी भी चेंज नहीं होता। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि ये कोई रिजिड बॉडी है और ये बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, तो किसी ने पूछा कि ये मोशन कैसा होगा, तो हमने कहा कि बहुत आसान तरीका है। क्या कि हम क्या करें, इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन इस समय वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है। अरे है या नहीं है, बिल्कुल। अब ड्यूरिंग द मोशन जब ये बॉडी यहां से मूव करते हुए यहां पर आई, तो ड्यूरिंग द मोशन इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं हुआ। क्या ये ड्यूरिंग द मोशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ड्यूरिंग द मोशन ये बॉडी कुछ इस तरीके से होता, मूव करता, तो उस केस में एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज होता।
और अगर एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज होता तो हम इसे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कह सकते। मतलब एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज ना होना ये भी एक ट्रांसलेशनल मोशन का ही प्रूफ है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं भाई, ट्रांसलेशनल मोशन आइदर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर कर्वी लीनियर भी हो सकता है। जरा इस बात को समझते हैं। जैसे ये गिवन बॉडी कुछ इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रही है, मैंने यहाँ पे एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ किया, ये है रेफरेंस एक्सिस जो कि बॉडी के साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट ए को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो पॉइंट ए का मोशन कुछ इस तरीके का है। क्या आप यहाँ पे पॉइंट ए के पाथ को देख पा रहे हैं? क्या पॉइंट ए का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं। कैसा मोशन है? दिस इज अ कर्वी लीनियर मोशन। अगर उसी तरीके से पॉइंट बी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो पॉइंट बी भी कुछ ऐसा ही मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी कंसिडर करूं तो पॉइंट सी का मोशन भी ऐसा ही है। तो अब बात ये अराइज होती है कि ये कैसा मोशन है। तो ध्यान से देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन आइदर रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर ये मोशन कर्वी लीनियर भी हो सकता है। देखने का तरीका, हम बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सिस ड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग द मोशन, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ड्यूरिंग द मोशन क्या एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो मतलब कि हम ये कहेंगे कि ये रिजिड बॉडी इस समय ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ना होकर के कैसा मोशन है? कर्वीलिनियर मोशन है। जरा इस चीज को समझते हैं। जैसे कि सपोज हमने एक बॉडी कंसिडर किया और ये बॉडी इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया लाइक दिस। तो अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखें तो ड्यूरिंग द मोशन जो ये आपने एक्सिस बनाई है, क्या इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी चेंज हुआ? क्या ड्यूरिंग द मोशन ये एक्सिस हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है? नहीं चल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी कर्वीलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर वहीं ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करते हुए यहां तक पहुंचता लाइक दिस, तो हम ये बोलते हैं कि ये बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये दोनों की दोनों ही मोशन कैसे मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। तो फाइनली अब हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी गिवन बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी गिवन इंस्टेंट पर उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं उस गिवन बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो ड्यूरिंग द मोशन उस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा कि हमने यहां पर इस एग्जांपल को देख करके समझा। तो अभी हम लोग अबाउट अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर ड्यूरिंग द मोशन एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और खास बात कि अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ एक चीज और हमें समझ में आई कि अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर एम इज व्हाट? द मास ऑफ अ बॉडी और वी इज व्हाट? द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी गिवन रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म
कर रहा है। तो जैसे कि ध्यान से देखें, ये एक रॉड जिसका हमने माना कि लेंथ L है, और सपोज ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम करके अभी यहां पर पहुंच जाती है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? हमने क्या देखा था, ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता था, सेम होता था। जरा हम यहां पर देखते हैं, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ए कंसिडर करता हूं जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, r1 की दूरी पर है, और एक पॉइंट यहां पे मैं बी कंसिडर करता हूं जो कि इस समय यहां से r2 दूरी पर है। तो अगर आप पॉइंट ए के पाथ को देखेंगे तो पॉइंट ए यहां से चल के यहां पहुंचा, और अगर आप पॉइंट बी को देखेंगे तो पॉइंट बी यहां से चल के यहां पहुंचा। क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो गारंटी है इस बात की कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की स्पीड सेम नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं कि इस इंस्टेंट पर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, क्या बोला? इस इंस्टेंट पर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताएं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो आप याद करें कि हमने रिजिड बॉडीज की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, और वो वही होगा जो इस समय इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहां पे पॉइंट ए का स्पीड फाइंड करूं, तो पॉइंट ए इस समय r1 दूरी पर है, तो मैं पॉइंट ए का स्पीड क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू r1। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट बी का स्पीड फाइंड करो, तो पॉइंट बी का स्पीड आप क्या लिखेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r2। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट का जो इस डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी की स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट सेम नहीं है। मतलब ये तो तय है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन ही यही होती थी कि उस गिवन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां हमने देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी अभी सेम नहीं है। और दूसरा, आपको याद होगा एक कंडीशन और देखी थी कि अगर मैं कोई भी एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं बॉडी के ऊपर, तो उस एक्सिस का ओरिएंटेशन ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज नहीं होता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर मैं यहां पर ये एक एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करता हूं अलोंग द रॉड, जो कि अगर आप ध्यान से देखें इस समय ये एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, आफ्टर सम टाइम यही एक्सिस अभी इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें कि एक्सिस का ओरिएंटेशन भी लगातार चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी से भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। तो ये मोशन कैसा है? ये मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन। इन अ प्योर रोटेशनल मोशन, अब ध्यान से देखना, अलग अलग पॉइंट का स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और खास बात की, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब कि यहां से हमें देख करके एक बात तो समझ आ गई कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, तो उस गिवन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और उस हर सर्कल का सेंटर जहां से पास होता है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा इस चीज को और ध्यान से समझते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहां पे कोई भी एक बॉडी कंसीडर करता हूं इस तरीके से, और मैंने कहा कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रही है। अब मैं इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए यहां कोई एक पॉइंट ले लूं, तो बताओ इस पॉइंट का मोशन कैसा होगा, क्या इस तरीके का होगा? अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो क्या वो पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है? इसी तरीके से आप यहां देख पा रहे हैं, क्या हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और खास बात कि हर सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो जिस लाइन पे लाई कर रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
मतलब एक ऐसी एक्सिस जिस पर हर पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर लाई करे और जिस प्लेन में ये मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके रूम्स वगैरह में जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं और फैन चलना शुरू हो जाता है, अब मैं आपसे पूछूं कि यार वो जो फैन है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप फैन के अलग अलग पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। और खास बात है कि हर सर्कुलर मोशन का सेंटर जिस एक्सिस से पास हो रहा है वो सभी का कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें बॉडी एक प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। जैसे कि आपके घरों में दरवाजे वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक डोर है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर हिंज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो दरवाजे होते हैं उनको जब आप खोलते हैं तो इस तरीके से खुलते हैं। तो बिल्कुल मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डोर है और ये इस पॉइंट पर हिंज है, मतलब हिंज होने का मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है। मैं यहां पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूं, दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2। जब मैं इस डोर को इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ध्यान से देखना, क्या पॉइंट 1 आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। और क्या पॉइंट 2 भी आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो यहां से एक बात तो समझ आई, क्या हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ। क्या सबका रेडियस सेम है? नहीं, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है। जब सबका रेडियस सेम नहीं है तो गारंटी इस बात की कि किसी भी गिवन इंस्टेंट पर जो पार्टिकल एक्सिस से ज्यादा दूर होंगे उनकी स्पीड ज्यादा होगी और जो पार्टिकल एक्सिस के जितना पास होंगे उनकी स्पीड उतनी ही कम होगी। मतलब कि जैसे कि इस रॉड में अगर आपसे कोई पूछ लेता कि ये बताओ वो पार्टिकल जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वो पॉइंट बी जो कि इस समय इस एक्सिस से सबसे ज्यादा दूरी पर है, उस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमने डिस्कशन किया अबाउट अ रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जिसमें हमने देखा कि रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और सबसे खास बात क्या है पता है? कि हर सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है ना, वो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है। चलिए यहां पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अ मोशन all the particles present on the rigid body perform circular motion in the plane parallel to each other। मतलब कि हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन हर सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जैसा कि हम ये एग्जांपल डोर वाले से समझ भी चुके हैं। जैसे कि ये आपका डोर था, इस डोर पर सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और जब ये डोर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता था तो हर एक पार्टिकल जो कि यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, हर एक पार्टिकल का जो प्लेन है वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। यहां पे दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ ऑल सच सर्कल्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर to the plane of the motion is called axis of rotation। खास बात यह है कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उनका सेंटर जिस लाइन पर लाई करता है वो लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। खास बात यह है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, कि वो पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऑलरेडी लाई कर रहे हैं उनका वेलोसिटी क्या होगा? कल हम देख चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस की दूरी पर होता है उसकी वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा इंटू आर। लेकिन हम ये जानते हैं जो पार्टिकल खुद ऑलरेडी एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं उनका डिस्टेंस 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। तो यहां से हम एक एग्जांपल समझ भी चुके हैं, दैट इज अबाउट द मोशन ऑफ अ डोर।
तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में ईच एंड एवरी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी भी गिवन इंस्टेंट पर सेम होता था, लेकिन रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है उसका स्पीड ऑलरेडी 0 होगा। तो अभी तक हमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ चुका है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि सपोज आप सभी लोगों के घरों में साइकिल तो होती होगी। मान लो आपने साइकिल में ताला लगा दिया और अब आप उस साइकिल के टायर को आगे ले जाना चाहें, तो क्या लॉक लगे होने की वजह से साइकिल का टायर अब घूम तो नहीं पाएगा? तो जरा देखते हैं कि अब साइकिल के टायर का मोशन कैसा होगा। आपके पास ये रहा साइकिल का टायर। अब आपने क्या किया कि साइकिल में ताला लगा दिया, तो अब ये टायर घूम तो नहीं रहा है, लेकिन अब आप अगर उसे फोर्स लगा के आगे खींचेंगे तो ये टायर आगे मूव तो करेगा। लेकिन ये टायर कैसे मूव करेगा? क्या बिल्कुल इस तरीके से सीधा मूव करता हुआ आगे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये अगर हमसे पूछा जाए कि ये टायर कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये टायर इस समय ट्रांसलेट कर रहा है। और अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो गारंटी है इस बात की कि इस टायर के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी गिवन इंस्टेंट पे क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की स्पीड v0 है और अब मैं कहूं कि बताओ इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो गारंटी है कि इस पॉइंट की स्पीड भी v0 होगी, इस पॉइंट की स्पीड भी v0 होगी। अब सपोज आपने क्या किया कि ताला खोल दिया और साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया। इस तरीके की आपके सामने सिचुएशन है कि आपने स्टैंड लगा दिया और इस तरीके से खड़ा कर दिया, ठीक। अब आपने इसे घुमाना शुरू किया। अब जब आप इसको घुमाना शुरू करेंगे तो जरा ध्यान से देखना, जब आप इसे घुमा रहे हैं तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? नहीं, अब ये है रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। हमसे पूछे एक्सिस कौन सा होगा? एक्सिस वो जो यहां इस पॉइंट से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हम ये कह सकते हैं कि इस टायर के ऊपर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सपोज आपने साइकिल के ताला तो खोल ही चुके हैं, अब आपने उसे स्टैंड से भी उतार लिया और अब आप साइकिल के टायर को आगे ले जाना शुरू करते हैं। तो वो टायर कुछ इस तरीके से मोशन करता हो भाई आगे जा रहा है। अगर वो मोशन करता हो इस तरीके से आगे जा रहा है तो वो अभी ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है। जब कोई भी बॉडी इस टाइप का मोशन परफॉर्म करती है तो उसे हम बोलते हैं CRTM। CRTM का मतलब है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब जिसमें बॉडी ट्रांसलेट भी करे और साथ ही साथ रोटेट भी करे। जैसा कि इस साइकिल के टायर में आप देख पा रहे हैं, अगर ये टायर इस तरीके से घूमते हुए आगे जाएगा तो ये टायर ट्रांसलेट भी करेगा और साथ ही साथ रोटेट भी करेगा। हम इस टाइप के मोशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन CRTM को पढ़ने के लिए हमें रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन अबाउट ऑफ रिजिड बॉडी आना बहुत जरूरी है। तो जरा ध्यान से देखें, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में तो हम ऑलरेडी मैकेनिक्स के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन के बारे में हमने अपने पुराने चैप्टर्स में नहीं पढ़ा। तो अभी हमारा आगे का फोकस किस पर रहेगा? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पर। जब हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएंगे ना, उसके बाद हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आगे इसी चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर CRTM, कंबाइंड रोटेशनल। लिख देता हूं मैं यहां पर कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब यहां से समझ में आ गया कि अगर साइकिल का टायर बिना घूमे इस तरीके से चल रहा है तो वो ट्रांसलेट कर रहा है, अगर साइकिल का टायर एक जगह खड़ा करके इस तरीके से घुमा रहे हैं तो वो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और अगर साइकिल का टायर घूमते हुए आगे बढ़ रहा है तो वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है।